नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म अवेयरनेस की। ऑटिज्म आखिर क्या है? कोई बीमारी ये नहीं होती, बल्कि ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है और ये कंडीशन व्यक्ति के समाज में घुलने मिलने और लोगों से बातचीत को प्रभावित कर सकती है। कई बार इससे पीड़ित व्यक्ति अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। वो दुनिया को एक अनोखे नजरिए से देखता है। हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है और इस दिन को मनाए जाने का मकसद है ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को समझना, उनका सपोर्ट करना, समाज में बराबरी का स्थान दिलाना। ऑटिज्म न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दुनिया देखने का अलग दृष्टिकोण, पीड़ितों को समझना जरूरी। ऑटिज्म नहीं है कोई बीमारी। बचपन में दिख जाते लक्षण, घुलने मिलने, बातचीत में मुश्किल, प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त वक्त, धीमे साफ बातचीत कारगर, दो अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में इस दिन को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस घोषित किया था। इसका मकसद लोगों को ऑटिज्म के बारे में जागरूक करना है और उन लोगों को सपोर्ट करना है जो इस विकार से जूझ रहे हैं। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यह किसी को भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में यह बीमारी कम उम्र में ही देखने लगती है। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों में 3 तरह के विकास बहुत धीमी गति से होते हैं, जिन्हें ट्रायड ऑफ इम्पेयरमेंट कहते हैं। ट्रायड ऑफ इम्पेयरमेंट वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, इमेजिनेशन है। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि ऑटिज्म एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो किसी व्यक्ति की दूसरों के साथ संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये विकार बचपन में शुरू होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार विश्व ऑटिज्म दिवस का उद्देश्य ऑटिस्टिक लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है, ताकि वे समाज के अभिन्न अंग के रूप में पूर्ण और सार्थक जीवन जी सके। साल 2008 में दिव्यांग लोगों के अधिकारों पर कन्वेंशन लागू हुआ, जिसमें सभी के लिए सार्वभौमिक मानव अधिकारों के मौलिक सिद्धांतों पर जोर दिया गया। ऑटिज्म का प्रतीक नीले रंग को माना जाता है। ऑटिज्म अवेयरनेस डे पर हर साल प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों को नीले रंग की रोशनी से सजाया जाता है। ऑटिज्म की बीमारी के पीछे वास्तविक कारण क्या है, इसका पता अभी तक पूरी तरह से नहीं चल सका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जन्म के समय होने वाली ऑक्सीजन की कमी भी ऑटिज्म को जन्म दे सकती है। इसके अलावा वायरस या जिन्स भी ऑटिज्म के पीछे का कारण हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान माँ को हुई पोषक तत्वों की कमी भी बच्चे को ऑटिज्म का शिकार बना सकती है। बच्चों के इस डिसऑर्डर के शिकार होने के बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं है। ये जेनेटिक या फिर पर्यावरण के कारण भी हो सकता है। इस संबंध में शोधकर्ता जन्म से पहले पर्यावरण में मौजूद रसायनों और किसी संक्रमण के प्रभावों का भी अध्ययन कर रहे हैं। हर बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण अलग होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को विशेष उपचार देने से ही बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ऑटिज्म से पीड़ित, ऑटिज्म से परेशानी। बच्चे अपने आप में खोए रहते हैं। वे आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाते। उन्हें दूसरों की बातें समझने में भी परेशानी होती है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चे अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं। बच्चे रोबोट की तरह दूसरों की कही बातों को दोहराते हैं। इस भयावह बीमारी से पीड़ित बच्चे किसी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। इसलिए ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे के साथ खास बर्ताव करने की जरूरत है। ऑटिज्म में सावधानी। बच्चे संग बातचीत को आसान बनाएं। धीरे धीरे साफ और आसान शब्दों में बात करें। बच्चे का नाम बार बार दोहराएं। बच्चे को प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त समय लेने दें।
तो आपने देखा कि आखिर ऑटिज्म क्या होता है और आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। और आज तो देखिए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी है। हमारे साथ इस वक्त दो खास गेस्ट जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अनिल तोमर जी जो कि पूर्व अध्यक्ष आईएमए के, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका, एंड डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे जी जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका भी। डॉक्टर अनिल तोमर जी, आप क्या मैसेज आज के दिन देना चाहेंगे वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे? हमारी भी पूरी कोशिश है कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि आखिर इसे एक बहुत गंभीर तौर से तो देखा जा ही रहा है, लेकिन ये किस तरीके से लोगों को इन्फेक्ट कर रखी है, बचपन से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। विस्तार से मैं चाहूंगी कि आप पहले तो इस बीमारी के बारे में बताएं, फिर आखिर किस समाज इसको किस तरीके से देखता है ये भी बताइएगा। बहुत 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 अच्छा सवाल किया आपने करिश्मा, और आपको बधाई कि आपने इस बड़े मुद्दे को उठाया है आज यहाँ पर अपने चैनल पे, और आप सभी बधाई के पात्र हैं। क्योंकि ऑटिज्म, जैसे आपने बताया अभी अपने वॉइस ओवर में कि तमाम चीजें कैसे होती हैं, दो चीजें आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक पर्यावरण जो हमारा खराब होता जा रहा है, खासकर दिल्ली का हम देखें अगर, AQI हमारा बढ़ता जाता है हर साल, तो गर्भावस्था के दौरान अगर पर्यावरण और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो ये भी एक कारण होता है कई बार ऑटिज्म के केसेस में बढ़ावा देने का। दूसरी बात, हम लोग अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं जी। आज परिवार पहले संयुक्त होते थे, आज अलग अलग होने लगे हैं। तो जो एक देख रेख दादा दादी नाना नानी करते थे वो आज के पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है जी। और ऑटिज्म के केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उन बच्चों को या जो लोग इससे प्रभावित हैं उन लोगों को एक प्यार की जरूरत है, एक विश्वास की जरूरत है, जिसमें उनकी बातों को समझना ये बहुत आवश्यक है। बार बार उनके नामों को पुकारना, नाम से उनसे बात करना, और वो जो कहना चाहते हैं उसके लिए उनको समय देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये काम लोग नहीं कर सकते हैं तो इसमें दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी, और इन बच्चों को वाकई में हमारे सपोर्ट की जरूरत है। चाहे वो अपने दोस्तों में खेल रहे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, तो सब लोगों का बहुत आवश्यक ये बन जाता है उन लोगों को सपोर्ट करें। अगर आप WHO की डेफिनेशन पे ध्यान दें हेल्थ की, हेल्थ का जो एक पूरा डेफिनेशन है वो 4 शब्दों में है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज डिफाइंड एज हेल्थ। बिल्कुल। तो इन चारों चीजों में, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हो गया और स्पिरिचुअल हो गया, इन चारों पर कोई भी आदमी फिट नहीं है आज की तारीख में। और चूंकि ये संबंध यहाँ पर हो जाता है यहाँ से, तो इसमें बहुत जरूरी होता है कि जो परिवार के लोग हैं या जो आसपास जहाँ वो रहता है, सब लोग मिलके एक सपोर्टिव नेचर में आए। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम गंगा साफ कर देंगे, हम यमुना साफ कर देंगे, प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास संपूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ इन बच्चों की बात आती है वहां आपकी प्यार भरी मुस्कुराहट, प्यार से, आराम से, धीरे से बात करते हुए उनको समझाना, तो शायद आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। करिश्मा, ये मेरा कहना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जैसे हम ये कह सकते हैं कि हैंडल विथ केयर, इन बच्चों को स्पेशल उस तरीके से ध्यान हमें रखना चाहिए। डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे, एक सवाल ये भी है कि इस बीमारी को लेकर लोग ये भी सोचते हैं कि ये क्यूरेबल नहीं है, तो पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि कैसे इसके सिम्टम्स को पकड़ा जाए, और इसके अगर हम क्योर की बात करें तो किस तरीके से होता है। डॉक्टर प्रफुल्ल, आपकी आवाज हम तक नहीं मिल पा रही है, शायद आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करिए। ओके जी। हाँ मैम, सबसे पहले तो आज की डेट में ऑटिज्म टर्म नहीं है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं जी। क्योंकि ये देखा गया है कि सारे बच्चों को बिल्कुल फुल ब्लोन सिम्टम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कई बच्चे इस डायग्नोसिस से मिस हो जाते हैं। अगर उनके सिम्टम्स देखें तो मेनली उनको प्रॉब्लम होती है सोशल नॉर्म्स में, सोशल क्यूज में। तो जैसे कि अगर प्री स्कूल की बात करें तो बच्चा आवाज लगाने पे नहीं जवाब देगा, इवन दो उसकी हेयरिंग नॉर्मल है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, या फिर वो सोशल स्माइल नहीं करेगा। वो नॉर्मल बच्चों में टेंडेंसी होती है खुद जाके बाकी वो सेम उम्र के बच्चों के साथ वो खेलना ट्राई करते हैं, वो प्ले इनिशिएट नहीं करेगा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या रिस्पॉन्ड करेगा तो कभी कभी होता है कि ये लोग टॉपिकल होते हैं कि
कई बार ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में होता है कि वो कभी आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं या उनका कोई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है तो वो उसी बारे में बात करेंगे, है ना, या फिर उनकी लैंग्वेज थोड़ी। तो ये कई चीजें जैसे आप देख रहे हो ये बड़ी सटल हैं। अगर किसी को नहीं पता इस बारे में, अवेयर नहीं है, तो उसे ना डिफिकल्ट बच्चा, अकड़ू बच्चा जा सकता है कि यार ठीक है ये तो इसका नहीं मन करता होगा, बट वो इट्स नॉट समथिंग जो ऐसा कि बच्चे का नेचर है, इट्स अ डिजीज। एंड जो आपने अपनी क्योर बोला कि ठीक है, ओके, कंप्लीटली क्योर इसका पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो थेरेपी है जिसमें एक्सपर्ट्स रिहेबिलिटेट करते हैं, थोड़ी बहुत दवाइयां हैं, बट मेनली इट इज वन थेरेपी जो वो स्पेशलिस्ट देते हैं, एंड दूसरा पेशेंट्स का, मतलब सॉरी, पेरेंट्स का पेशेंस इन अंडरस्टैंडिंग एंड बीइंग अवेयर ऑफ दिस। उससे वास्ट मेजॉरिटी बच्चे एक नियर नॉर्मल या एटलीस्ट बेटर लाइफ फंक्शनिंग पे पहुंच सकते हैं। बट उसके लिए दे नीड टू बी हैंडल्ड वेरी पेशेंटली, दे नीड टू बी हैंडल्ड विद केयर, एंड उनको टाइम बहुत देना चाहिए, एंड बीमारी के बारे में अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो कई पेशेंट्स या बच्चे हैं जो पकड़े ही नहीं जाएंगे इससे, क्योंकि सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल तोमर, जैसा कि डॉक्टर प्रफुल्ल भी कह रहे हैं कि पेरेंट्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पे लोग बहुत जजमेंटल हैं, आपको हर चीज़ के लिए जज किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अभिभावक आखिर किस तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखे, क्योंकि एक सोसाइटी का भी डर रहता है कि कहीं वो हमें किस तरीके से जज करेंगे। तो पहले इन सिम्टम्स को छिपाने की कोशिश होती है, लेकिन तब तक ये कंडीशन जो है वो वर्स हो जाती है और फिर जाके इसका थेरेपी का सहारा लिया जाता है, रिहैब का सहारा लिया जाता है। करिश्मा, बहुत सही बात आपने कही है। मैंने अभी आपसे पहले ये कहा था कि आज हमारे बीच थोड़ा प्यार कम हो गया है, हम लोग के घरों में प्यार कम हो गया। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ हमेशा अपने तमाम बातों में कि इन बच्चों के साथ इतना ज्यादा प्यार, देखिए तनाव में आज की तारीख में हर इंसान जी रहा है, चाहे पति पत्नी हो, दोस्त हो, काम करने वाले हो। तो इसमें एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो फैमिली के जो मेंबर्स हैं, परिवार के जो लोग हैं, चाहे वो कितने तनाव में हो, लेकिन बच्चे के सामने तनाव ना दिखाएं और थोड़ा सा प्यार से, मोहब्बत से उनको टैकल करें, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान में ये पहले चीज इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये बहुत ज्यादा लोग आज की तारीख में हमारे यहाँ कोर्स चलता भी है, लोग कर भी रहे हैं, और बहुत से लोगों ने अच्छे रिहैब सेंटर्स खोले हैं, बट दे आर ट्रेन्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सो दे कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर दीज किड्स। उनकी जिंदगी को नॉर्मल बनाने में इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो साथ साथ जो मेडिकल ट्रीटमेंट हमारा होता है न्यूरोफिशियंस के साथ साथ इन लोगों का भी इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए, तो वो बच्चे की सेहत के लिए फायदेमंद होगा और उसमें शायद एक उनकी जिंदगी में एक डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब सवाल ये भी है सर, क्योंकि आज का जो टाइम है उसमें अगर हम पेरेंट्स की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स का रोल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दोनों वर्किंग है, ऐसे में बच्चों को समय ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चे के पास वो समय भी मिले, बच्चों को किस तरीके से फिर हैंडल किया जाए, कभी मेड के भरोसे छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे में फिर कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए? करिश्मा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। एक सवाल का जवाब मैं सबसे जानना चाहूंगा, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस शो को आज। कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन था, आप लोग घरों से बाहर नहीं निकले, तब भी आपने काम किया। आपके घर 15 से 20 हजार में चले। जब आपके बच्चे को एक स्पेशल डिसऑर्डर है, एक तरह का ऑटिज्म का, तो क्या आप डिजिटली अपने कार्यालय से बात करके कुछ समय एक्स्ट्रा अपने बच्चे के लिए नहीं निकाल सकते? ये इनकी गलती है। नंबर 2, और अगर उनका कार्य ऐसा है कि उनको वक्त नहीं मिले, तो फिर उनको जरूरत है एक अच्छे रिहैब की, जहां पर प्रॉपर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनका ध्यान रखे, डे केयर में रखें। और जब भी समय मिले, इन पेरेंट्स को मैं स्पेशली कहना चाहता हूं कि औलाद आपकी है, बच्चे आपके हैं, जिम्मेदारी आपकी है, तो उस चीज का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आज की तारीख में अपन देखते हैं समाज में, खासकर जो हमारे मेट्रो सिटीज हैं, शराब, सिगरेट, इन तमाम नशों का एक शौक सा बन गया है, और एक ये पूरा एक फैशन सा हो गया है आज की तारीख में, कॉमन हो गया बहुत।
लेकिन ये सामाजिक जो परिवेश है, इस परिवेश में इन चीजों को ध्यान में रखना होगा कि हमारे इन शौक के कारण इसका असर हमारे बच्चों पर पड़ सकता है। अगर बच्चों पर असर पड़ा है, कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। उसके लिए वो समय आपको निकालना पड़ेगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और जो इग्नोर कर रहे हैं ये शायद उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसे बच्चों को समय ज़्यादा देना है तो ये अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस बच्चे को कितना टाइम दे पाते हैं, क्योंकि जितना आप समय देंगे, जितने प्यार से आप हैंडल करेंगे, उतना आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। डॉक्टर प्रफुल्ल भी लगातार मेरे साथ बने हुए। डॉक्टर प्रफुल्ल, हम इसकी मेडिकल थेरेपीज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सवाल देखिए सर, इसमें यह भी आ जाता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, चाहे फिर हम अपर क्लास की बात करें, लोअर मिडिल क्लास की बात करें। एक तरीके से रिहैब सेंटर्स जो हैं उनकी फीस भी रहती है, तो अब ऐसे में लोअर मिडिल क्लास अगर वो पैसा नहीं दे पाता है तो कैसे आखिर इन बच्चों का इलाज संभव है? ठीक है मैम, अगर बेसिकली इसको हम साइको एजुकेशनल पार्ट बोलते हैं ट्रीटमेंट का, कि इनके स्पेशल टाइप के स्कूल्स होते हैं जिसमें टीचर टू स्टूडेंट रेशियो 1:1 या 1:2, मतलब 2 बच्चों पे एक टीचर या 1 बच्चे पे एक टीचर, तो वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसमें मेरी मेन एडवाइस ये रहेगी कि एटलीस्ट आप एक अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाते रहिए, क्योंकि ऑटिज्म का एक कंपोनेंट दवाई देना भी होता है। उन बच्चों को एंजाइटी बहुत होती है वो, एंड ऑटिज्म के बच्चों को और भी रिस्क होते हैं, सीजर का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, एंड और भी एबनॉर्मेलिटीज ऑटिज्म के साथ हो सकती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जितने फैमिली मेंबर्स और इन्वॉल्व हो सकते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग है इस डिजीज के बारे में, उनको इन्वॉल्व करिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग ध्यान रखेंगे उतना ही पॉसिबल है कि पर्सनलाइज्ड केयर बच्चे के टेलर्ड मिलेगा, एंड किसी की पेशेंस खत्म नहीं होगी। मान लो कोई दिन खराब जा रहा है, स्ट्रेस ज्यादा है, या काम बहुत हैवी चल रहा है, नहीं निकल सकते, तो कोई और है जो बच्चे की दिक्कतें और बच्चे की प्रॉब्लम्स ढंग से समझता है। एंड तीसरी चीज है कि आज की डेट में ऑटिज्म के लिए बहुत सारे ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो कि पेरेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं। यूएस के भी हैं, इंडिया के भी हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में भी हैं इंडिया के, वो पढ़ सकते हैं। वो पेरेंट्स के लिए है, तो उनकी लैंग्वेज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती, मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं होती, वो उसको यूज करके खुद अवेयर हो सकते हैं कि हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन डॉक्टर प्रफुल्ल, फिर एक सवाल ये भी आ जाता है कि ग्रामीण वर्ग जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसे कैसे पता पड़ेगा कि उसके बच्चे को ऑटिज्म है? ठीक है, आप कह रखे हैं कि एक पीडियाट्रिक के पास अगर ले जाते हैं तो वो उसका इलाज करेगा और वो बताएगा भी, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है सर वो अवेयरनेस क्रिएट करना। हालांकि हमारी कोशिश है कि इस बीमारी के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें, लेकिन वो अवेयरनेस कहाँ से लाई जाए? तो इसके लिए मैम 2 चीजें हैं जो बहुत अच्छे से काम करेंगी। पहला है कि बस जो लक्षण है को फैलाए जाए सारे लोगों में कि ये है, और इसमें भी स्पेसिफिकली माइल्ड डिजीज के, क्योंकि जिसको सीवियर ऑटिज्म है उसमें लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें दिखाना है। माइल्ड ऑटिज्म है कि बच्चा बात नहीं करता, अपने में लगा रहता है, आवाज बुलाने पे आता नहीं, ये चीजें हैं जो एज बैड बिहेवियर राइट ऑफ हो सकती हैं। दूसरी चीज, मे बी नॉट फॉर ऑटिज्म, लेकिन हर बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास तो कभी ना कभी जाना ही है, गवर्नमेंट का भी रोल सर इसमें बहुत चीज। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट आखिर किस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन चलाता है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये गंभीर है। आप कह रखे हैं कि इस बीमारी से और भी कई बीमारियां आ सकती हैं। एंड दूसरा मैम, गवर्नमेंट के साइड से ये हो सकता है कि वैसे भी सारे जितने भी शिशु हैं उनको पीडियाट्रिशियन के पास वैक्सीनेशन या किसी और रीजन से 1-2 बार जाना ही होता है, और वैक्सीनेशन का इंडिया में कवरेज बहुत अच्छा है, तो दे हैव टू गो टू सम हेल्थ। तो वहां पे एटलीस्ट वेस्ट में देखा गया है कि ऑटिज्म की स्क्रीनिंग एक प्राइमरी केयर फिजिशियन भी कर सकते हैं कि है या नहीं है, एंड देन वी कैन रेफर। दैट इज समथिंग दैट कैन बी आराम से इम्प्लीमेंट हो सकता है हमारे। बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर सहयोग मिलेगा तो इस बीमारी को लेकर अवेयरनेस और ज्यादा फैलाई जा सकती है। डॉक्टर अनिल तोमर, एक आखिरी मैसेज जो आप देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी सर। नहीं, मैं डॉक्टर प्रफुल्ल की बात से बिल्कुल
डॉक्टर अनिल, हम आपको सुनना चाहते हैं लेकिन आज ऑडियो काफ़ी दिक्कत दे रहा है, आपकी आवाज़ अब तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आप डॉक्टर प्रफुल्ल की बात पे आप उनसे सहमति जताते हैं, तो देखिए कोशिश यही है कि गवर्नमेंट भी अब इसमें अगर अवेयरनेस कैंपेन चलाए तो अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। और अगर आपका बच्चे में कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं तो सीधे आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऑटिज्म बीमारी है, लेकिन आप इसको कैसे पकड़ सकते हैं और कैसे इसका इलाज संभव है, क्योंकि हर बीमारी का इलाज संभव होता है। अब वो आपको पता लगाना है, आपके बच्चे को अधिक से अधिक टाइम देना है और कोशिश करिए कि आप उसको बहुत ज़्यादा केयर उसकी बहुत ज़्यादा केयर करें ताकि इस बीमारी से वो पार पाए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।